नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां। केरल में पीएम मोदी की रैली और रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अलपुचा में जनसभा। खरगे पुदुचेरी में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं की हाथापाई। वहीं वोटरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग का अहम फैसला। पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा सहायक मतदान केंद्र बनाने को दी मंजूरी। 1200 से ज्यादा मतदाता वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए केंद्र। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लखनऊ से 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश हुई नाकाम। और पश्चिमी एशिया में संघर्ष के 36वें दिन ईरान का इजराइल पर हमला। इजराइल के बेरूत पे हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों की खबरों के साथ, यानी पहले बात जनादेश की। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवल्ला में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे। इस दौरान वे राज्य में बीजेपी और एनडीए की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर में तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे वापस तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। यह रोड शो शहर के केंद्र में स्थित किलिलपलम जंक्शन से करमाना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और निमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, उम्मीदवार आर श्रीलेखा, वीवी मुरलीधरन और करमाना जैन भी प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा रोड शो में शामिल हो रहे हैं। नड्डा नेय्याकारा में टीबी जंक्शन से टाउन तक एस राजशेखरन के समर्थन में फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, उन्होंने तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए भगवान पद्मनाभ से प्रार्थना की। इसके अलावा भाजपा के कई बड़े नेता आज केरल में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। आपको बता दें, भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेरुम्बवूर में जीबी पथियाकल के समर्थन में दोपहर 3:30 बजे रोड शो करेंगी। इसके बाद वे शाम 6 बजे मनालूर विधानसभा क्षेत्र में मनापड़ी से पवारत्ती तक एडवोकेट के अनीश कुमार के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगी। साथ ही भाजपा नेता किरेन रिजिजू चिलकवार के रॉयल पैलेस ऑडिटोरियम में के बाला वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरलम के अलपुचा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एलडीएफ सरकार पर हमला बोला। What is disturbing him and many workers of the left front is that there is a hidden hand today that is running the LDF government. The hidden hand is the Constitution of India. It divides the people of India. It attacks the people of India, humiliates the people of India. इसके अलावा राहुल गांधी इडुक्की के कटप्पना में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं इसके अलावा खासतौर से फोर्ट कोची और अनरकुलम जिले के
कुथनाड़ में भी चुनावी जनसभा करेंगे। तो केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर कल शाम वंडूर में 5 लोगों ने एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। शेष आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये घटना उस समय हुई जब थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिकी के अनुसार 2 वाहनों में सवार आरोपियों ने सांसद के वाहन को रोक दिया। जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उस पर और चालक पर कथित तौर से हमला किया गया। और खासतौर से अगर देखा जाए, एक जमाना था जब केरलम की राजनीति में दक्षिणपंथियों का ही दबदबा होता था। एलडीएफ और यूडीएफ ही ऐसे 2 फ्रंट थे जिनके इर्द गिर्द ही सूबे की राजनीति घूमती हुई नजर आती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और एनडीए तीसरे फ्रंट के रूप में उभर कर सामने आया है। निकाय चुनाव में त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सफलता ने हवा का रुख बदला है। इस विधानसभा चुनाव में लोग एनडीए को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले केरलम की राजनीति की हवा तेजी से बदल रही है। दशकों तक वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के इर्द गिर्द घूमने वाली केरलम की राजनीति में अब तीसरी कौर ने दस्तक दी है। एनडीए इस बार केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के संकल्प के साथ मैदान में है। पारंपरिक रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रहने वाला राजनीति का मुकाबला इस बार एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए राज्य के द्विध्रुवीय राजनीति में एक सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहा है। केरलम की राजनीति में गहरी नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव 2021 के चुनाव से अलग होगा। त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की सफलता ने राज्य में लोगों के सामने एक विकल्प पेश किया है। Third front having a share of 1 dozen or a nearby seat. If that happened, there will be a hung assembly in this state because it will be the leading to bipolar politics which is happening in the state since 1967 may change after this. That will be the historical importance. I am looking for that. इस बार एनडीए की रणनीति में सूक्ष्म बदलाव देखे जा रहे हैं। मध्य केरल में 2020 जैसे स्थानीय समूहों के साथ तालमेल और अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर ईसाई समुदाय के बीच पैठ बनाने की कोशिश ने कई जगह मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। केरलम के लोगों का मानना है कि अब लोगों के सामने तीसरा विकल्प भी है जो तेजी के साथ राज्य because we need the changes, we need the केरलम का एटुमनुर सिर्फ एक मंदिर नगरी नहीं बल्कि संगठित श्रम, अनुशासित राजनीति और निरंतरता के भरोसे से बनी एक विधानसभा सीट भी है। कोट्यम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एटुमनुर पारंपरिक केरलम के मध्य क्षेत्र और तेजी से शहरी होते इलाकों के बीच स्थित है। यहाँ चुनाव किसी तूफानी बदलाव का संकेत नहीं होते बल्कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन माने जाते हैं। अब देखना होगा कि इस बार के त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होता है। आइए देखते हैं धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट। कोट्टयम जिले की अट्टुमनुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी अथीरा की धूम है। केरलम विधानसभा की सबसे कम उम्र की 25 वर्षीय प्रत्याशी अथीरा शास्त्रीय नृत्यांगना, शास्त्रीय गायिका, एंकर और कंप्यूटर साइंस से एमएससी की डिग्री रखने वाली शिक्षिका हैं। माथे पर चंदन का लेप, दाहिने हाथ पर संस्कृत का वाक्य सर्वम श्री कृष्णार्पण मस्तु का टैटू अथीरा की पहचान है। मतदाता उन्हें केरलम की मैथिली ठाकुर बता रहे हैं। महिलाओं से गले मिलकर अथीरा कहती हैं, आपको शुद्ध पानी क्यों नहीं, आपकी सड़कें बेहतर क्यों नहीं। In this 2026, the people are lacking pure water. Can you even imagine? They are lacking water, drinking water, pure drinking water. So I can't even imagine, like in my neighborhood, the people are suffering drinking water issues. Okay, so that is the main aim which I focus on after winning or after becoming an MLA.
अट्टू मनूर लंबे समय से सीपीआईएम का मजबूत गढ़ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम के वीएन वासवन ने स्पष्ट जीत दर्ज की और राज्य में सहकारिता मंत्री बने। वासवन कहते हैं केरलम की जनता के मन में विकास का विश्वास है। हमने जनता और इस क्षेत्र के लोगों के ढेरों काम किए हैं। मेरा विश्वास है कि सीपीएम फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। यूडीएफ ने नटकॉम सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेश एलडीएफ के विकास के फॉर्मूले को सिरे से नकारते हैं। एलडीएफ की सरकार फेल रही है। इस बार जनता यूडीएफ के पक्ष में मतदान करेगी। अट्टू मनूर विधानसभा में इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। एटमनूर विधानसभा क्षेत्र वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीते 10 वर्षों के शासन के बाद यहाँ लगता है कि यूडीएफ की स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार की एंट्री ने यहाँ के मुकाबले को कह सकते हैं कि रोचक बना दिया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, एटमनूर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। केरलम के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की भी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मदुरई के मेलूर क्षेत्र में एआईएडीएमके के उम्मीदवार पेरियापुलन सेल्वम ने अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार किया। सेल्वम ने मेलूर के पास वेल्लारूर गांव में पहुंचकर स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। वेल्लारूर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एआईएडीएम के उम्मीदवार वेल्लारूर पहुंचे और उन्होंने गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पान के पत्ते चढ़ाए और मतदान के लिए अनुष्ठान किया। यहाँ के एजेक थमन मंदिर से जुड़ी एक पुरानी प्रथा के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार गांव के बुजुर्गों के पास बिना ऊपरी वस्त्र पहने जाते हैं। इस दौरान वे पान के पत्ते और सुपारी उन्हें अर्पित करते हैं और बुजुर्गों के सामने झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए सेल्वम ने भी वेल्लारूर पहुंचकर बुजुर्गों के समक्ष पान के पत्ते चढ़ाए और विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे माहौल में पारंपरिक रंग देखने को मिला। बात करते हैं असम की, जहां पर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज असम में लगातार दूसरे दिन चुनावी जनसभाएं करेंगे। वे आज दोपहर को असम के सिलचर में रैली करेंगे। सिलचर के श्रीभूमि स्थित रामकृष्ण नगर में उनकी पहली जनसभा होगी। उसके बाद वे कछार के लखीपुर में दूसरी जनसभा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस अवैध घुसपैठियों के लिए काम करती रही है और असम विधानसभा चुनाव में वोट डालते समय मतदाताओं को इसके कार्यकाल को याद रखना होगा। कमलपुर, मंगलादोई और न्यू गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। अवैध घुसपैठ का मुद्दा असम में दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है। इसी के चलते असम आंदोलन हुआ था और बाद में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य की एनडीए सरकार का दावा है कि उसने घुसपैठ की समस्या से मुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार ने घुसपैठ को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है और वो कोई प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रही है। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का दावा है कि वर्तमान सरकार ने अवैध घुसपैठियों से 1.25 लाख बीघा से अधिक जमीन खाली कराई है और अगर दोबारा सरकार बनी तो ये प्रक्रिया और तेज होगी। असम में अवैध घुसपैठियों की समस्या असम के मूल निवासियों की संस्कृति, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो यह राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और असमिया अस्मिता पर पड़ रहे प्रभाव का भी मुद्दा है। भाजपा का कहना है कि 4 मई को जनादेश हासिल होने के बाद आने वाले समय में कम से कम 5 लाख बीघा जमीन से होने जा रहा है। तो 1,50,000 बीघा जमीन ऑलरेडी एवेक्टेड वहाँ खाली कराया गया है और अनदर 5 लाख बीघा जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर एवेक्शन करना है, डिक्लेयर्ड है।
घुसपैठ के मुद्दे को विपक्षी दल भी जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई के नाम पर असली भारतीय नागरिकों को ही निशाना बनाया है और उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता बहुसंख्यक हैं। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, बाकी कुछ है नहीं। वो जैसे मान लीजिए पोलराइज करने के लिए ये सब बोलते हैं, ये उन लोगों का इलेक्शन जुमला है, बाकी कुछ नहीं है। राजनीतिक दल असम में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को राज्य की अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश करते हैं। भाजपा नीति वर्तमान सरकार ने गत 10 वर्षों में इस पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अवैध प्रवासियों का निष्कासन 1950 के तहत, जिससे निष्कासन की प्रक्रिया तेज हो। एनआरसी में न शामिल लोगों के आधार नहीं बनाने का निर्णय। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पहली बार आधार कार्ड बनवाने पर प्रतिबंध। जमीन हस्तांतरण पर एसओपी। धार्मिक समुदायों के बीच जमीन के हस्तांतरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया। जमीन हस्तांतरण से पहले जिला प्रशासन द्वारा जांच। अवैध प्रवासियों को पकड़ने के बाद सीधे सीमा पार वापस भेजने का चलन अब एक नियमित प्रक्रिया होगी। 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित की गई, जिसमें लगभग 19 लाख लोग शामिल नहीं थे। एनडीए गठबंधन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिहाज से जनता के सामने रख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा बेदखली की प्रक्रिया पर भी मुख्य राजनीतिक दलों में परस्पर विरोधी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने इलीगल एक्ट बना के असम में मियाँ मुसलमान को रखने का बसाने का काम किया था। एविक्शन बांग्लादेशी को भगाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग सपोर्ट में हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 1.5 लाख बीघा से अधिक जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है, तो विपक्ष सवाल करता है कि इतनी बड़ी जमीन से हटाए गए लोग गए कहाँ, उनकी तादाद क्या थी, वो कहाँ भेजे गए। ये असम की राजनीति का बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये समाज पर प्रभाव डालने वाला बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ की पहचान और यहाँ की अस्मिता और संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा चुनाव प्रचार में उठता है। जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा ये मुद्दा गरमाएगा, लेकिन इस मुद्दे का चुनाव पर क्या प्रभाव होगा ये जनादेश बताएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सीजूबाड़ी, हाथीगांव। और असम के बाद आइए बात कर लेते हैं पुदुचेरी को लेकर भी, जहां पर चुनावी प्रचार लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पुदुचेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आज शाम 4 बजे अन्नाथिडाल में कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने राज्य में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी है। ये अतिरिक्त मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 321 मतदान केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना है। इन नई व्यवस्थाओं के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग का ये कदम अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के 36 नेताओं को दी जा रही भारी पुलिस सुरक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को 2 से 3 दिनों में निष्पक्ष समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव घोषणा से पहले 832 टीएमसी नेताओं और 144 अन्य लोगों की सुरक्षा में करीब 2185 पुलिसकर्मी तैनात थे, जो आयोग की अनुमति के बिना जारी किए गए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों वाले जमानत या पैरोल पर बाहर नेताओं और नियमों के विरुद्ध सुरक्षा पाने वालों की सुरक्षा हटाई जाए। साथ ही लंबित गैर जमानती वारंटों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक बंगाल पुलिस की ओर से अनुपालन रिपोर्ट न मिलने पर आयोग ने अपनी नाराजगी भी जताई है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के आदेश पर आपको बता दें, पुलिस ने मुर्शिदाबाद से टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार किया। राजू मंडल पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। इसके बाद कमीशन ने पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। कल रात कमीशन ने बताया कि पुलिस ने मतदाताओं को धमकाने के मामले में आरोपी राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी नेता
हफीजुल मुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार उन पर दक्षिण 24 परगना जिले के जिमंतरा में अपने विरोधियों को खुलेआम धमकी देने का आरोप है। दरअसल टीएमसी उम्मीदवार की सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। उन्होंने दावा किया कि भारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब, साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिले निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू के रूप में हुई है। गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्स और गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। इसके बदले आरोपियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते थे। एटीएस के अनुसार आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी की थी और कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए। 2 अप्रैल 2026 को ये गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां डिंडोरी के शिवाजी नगर इलाके में कल रात एक कार पानी से भरे कुएं में जा गिरी, जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक ड्राइवर का वाहन से नियंत्रण हट गया और कार सीधे कुएं में जा गिरी। कुआं पानी से भरा होने के कारण किसी को बचने का मौका नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। काफ़ी मशक्कत के बाद कार को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की जान जा चुकी थी। डिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और बात मौसम की। दरअसल मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरलम और माहे में भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। वहीं आगे पश्चिम बंगाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और आपको बता दें, केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी से पूरे केदारनाथ शहर को एक बर्फ की मोटी परत ने ढक दिया है। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन इस भारी बर्फबारी का सीधा असर आने वाली तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम की वजह से चल रहे कंस्ट्रक्शन, सफाई और दूसरी तैयारियों के काम काफ़ी धीमे हो गए हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जंग का आज 36वां दिन है। ईरान ने तड़के इजरायल पर कई मिसाइलें दागी। इस बात की पुष्टि इजरायल की सेना द्वारा की गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां ईरानी मिसाइलों को लगातार नष्ट करने का काम कर रही हैं। रक्षात्मक प्रणालियां इस खतरे से निपटने में लगी हुई हैं। इजरायल के तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। ईरान के इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना मिली है। इजरायल की मेगन डेविड एडोम आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि
पनी ब्रिक शहर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को कांच के टुकड़ों से टूटने से मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं इजरायली सेना ने आज लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचा साइटों पर हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल के इन हमलों से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से धुआं उठते भी देखा गया। इससे पहले कल इजराइल की सेना ने दक्षिणी उपनगरों के 7 इलाकों के निवासियों को इलाके छोड़ने की चेतावनी भी जारी की थी। और वहीं ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर ऑफर को ठुकरा दिया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ये प्रपोजल बुधवार को एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान भी गिरा दिए हैं। इनमें एक F-15E फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। F-15E फाइटर जेट पर ईरान के अंदर हमला हुआ। इसमें सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अभी लापता है। अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में गिरा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि विमान क्रैश हुआ या मार गिराया गया, ये साफ नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग में हिट हुए हैं। दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे जो F-15E के लापता पायलट के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे। ये पहली बार है जब करीब 5 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में अमेरिकी विमान गिराए गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन घटनाओं का ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बात कर लेते हैं जल्दी से आईपीएल की भी, जहां आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। गुजरात को पहले मैच में हार का दंश झेलना पड़ा है, जबकि आरआर की टीम ने जीत दर्ज की थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।